साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूके एग्जाम क्रैकर्स पर। साथियों, उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2024 के अंतर्गत राजनीति विज्ञान विषय के तहत आज मैं आपके लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं वो है जॉन स्टुअर्ट मिल के संबंध में। ये टॉपिक साथियों प्रवक्ता परीक्षा के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और जो भी प्रश्न मेरे द्वारा इस संपूर्ण वीडियो में समाहित किए गए हैं तो आप इन सभी प्रश्नों को अवश्य देखिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न आगामी प्रवक्ता परीक्षा में आपके लिए काफी फायदेमंद होंगे। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। साथियों, सबसे पहले हम जॉन स्टुअर्ट मिल के एक कथन के साथ इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कहते हैं? एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना ज्यादा अच्छा है, और एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना ज्यादा अच्छा है। और यदि मूर्ख या सुअर की राय अलग है तो इसका कारण यह है कि वे केवल अपना पक्ष ही जानते हैं, परंतु दूसरे लोगों को दोनों पक्ष ज्ञात हैं। यहां पर साथियों आपको एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी होगी कि जॉन स्टुअर्ट मिल बेंथम के शिष्य थे, ठीक है। और जॉन स्टुअर्ट मिल उपयोगितावाद का अंतिम समर्थक और व्यक्तिवाद के अग्रणी विचारकों में से था, और उसने उपयोगितावादी दर्शन को एक नई दिशा प्रदान करने का कार्य किया। साथ ही साथ उसके विचारों में उपयोगितावाद, व्यक्तिवाद और उदारवाद का एक अपूर्व सामंजस्य देखने को मिलता है। साथियों, जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी जो इनकी प्रेमिका थी, जो कि बाद में इनकी पत्नी बनी, श्रीमती हैरियट टेलर, इनकी प्रेरणा से इन्होंने बेंथम के उपयोगितावादी जो सिद्धांत था उस सिद्धांत में इन्होंने संशोधन किया था। और साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बेंथम सुखों में मात्रात्मक भेद मानता था, लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल उनमें गुणात्मक अंतर को भी स्वीकार करता था, ठीक है। तो इसको हम बाद में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम सिर्फ ये बात जानेंगे कि जॉन स्टुअर्ट मिल का जो जन्म है वो लंदन में 20 मई 1806 को हुआ था, ठीक है। और बहुत कुछ इसमें हम जीवन परिचय के संदर्भ में नहीं जानेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही मैंने इसमें आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है, जिससे कि लेक्चरर परीक्षा के हिसाब से आपको कम समय में ज़्यादा मैटर उपलब्ध हो सके, ठीक है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल का जन्म लंदन में 20 मई 1806 को हुआ था, ओके। दूसरा जो प्रश्न है, जॉन स्टुअर्ट मिल का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक चिंतन उनके किस ग्रंथ में निहित है? यह काफी अच्छा प्रश्न है साथियों, ठीक है। तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि जॉन स्टुअर्ट मिल का सबसे महत्वपूर्ण जो राजनीतिक चिंतन है, उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है ऑन लिबर्टी, ठीक है। तो इसमें निहित है, और इसको राजनीति दर्शन की एक अनुपम देन कहा जाता है। 1859 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी, ठीक है, 1859 में। तो काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है, और इसमें इन्होंने स्वतंत्रता संबंधी अपने विचार प्रकट किए थे। और आप जानते हैं कि मिल स्वतंत्रता का एक बड़ा पुजारी था। तीसरा प्रश्न है, सिस्टम ऑफ लॉजिक पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, तो सिस्टम ऑफ लॉजिक एक महत्वपूर्ण पुस्तक है साथियों, और यह पुस्तक भी जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक है, ठीक है। इसके अतिरिक्त साथियों जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें भी लिखी गई हैं, जैसे द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, कंसीडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यूटिलिटेरियनिज्म, जिसमें कि इन्होंने उपयोगितावाद का संशोधित विचार प्रस्तुत किया था, ठीक है, और थॉट्स ऑन पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स और द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। ये महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है साथियों, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। साथियों, आपको यह बात पता होनी चाहिए कि जॉन स्टुअर्ट मिल स्त्रियों के समान अधिकार व स्वतंत्रता का समर्थक था। और साथियों जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, उनकी जो पत्नी है श्रीमती हैरियट टेलर, उनके संपर्क में आने से जब मिल के जीवन में प्रेम और सहृदयता की सरिता बहने लगी, और जो शुष्कता और एक जो नीरसता उनके जीवन में थी, ठीक है, तो हैरियट टेलर से मिलने के बाद इन चीज़ों में काफ़ी बदलाव आया,
ठीक है, और कहीं ना कहीं एक नया उत्साह उनके जीवन में देखने को मिला। ठीक है, तो उन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर के साथियों जॉन स्टुअर्ट मिल ने यह पुस्तक लिखी थी। ठीक है, और साथियों जॉन स्टुअर्ट मिल तात्कालिक इंग्लैंड के सामाजिक, राजनीतिक और साथ ही साथ आर्थिक क्षेत्र में बढ़ती जा रही महिला असमानता का विरोधी था। ओके, उन्होंने इसका विरोध किया क्योंकि वो कहते थे कि महिलाओं के साथ गुलामों जैसा व्यवहार वहाँ पे किया जाता था। ठीक है, और मिल ने महिला असमानता को प्राकृतिक नहीं बल्कि सामाजिक असमानता बताया था, यानी पितृसत्तात्मक समाज की देन उन्होंने बताया। और इसीलिए उन्होंने कहा भी है साथियों, आप इसको ध्यान रखना चाहें तो अवश्य ध्यान रखें कि परिवार तानाशाही की पाठशाला है। ठीक है, इसके अलावा साथियों मिल ये कहते थे कि महिला समानता से जन सामान्य की मानसिक क्षमताएं दोगुनी हो जाएंगी, यानी ज़्यादा डॉक्टर, ज़्यादा इंजीनियर, ज़्यादा शिक्षक मिलेंगे, जिससे कुल यानी परिवार की जो प्रसन्नता है वो कई गुना बढ़ेगी। और उनका कहना था कि महिला समानता से समतावादी परिवार पनपेंगे, जिससे समाज में लोकतांत्रिक गुणों का विकास होगा। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल महिला मताधिकार का प्रबल समर्थक था। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि बेंथम महिला मताधिकार के पक्ष में ये कहते हैं कि अब इंग्लैंड में इस तरह का समय नहीं आया है कि महिलाओं को मताधिकार दिया जाए, लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल महिला मताधिकार का प्रबल समर्थक था। इसके अतिरिक्त जो अन्य पुस्तक है ऑटोबायोग्राफी और एसेज ऑन रिलीजन। ठीक है, तो इसके बाद जो चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसने यह कथन व्यक्त किया, नोट कर लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने यह कथन व्यक्त किया कि मुझे उपयोगितावाद में एक धर्म, एक दर्शन, एक विश्वास मिला है। काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये कहा था जॉन स्टुअर्ट मिल ने। ठीक है साथियों आपको पता है कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने राजनीति दर्शन की शिक्षा बेंथम से प्राप्त की थी। ठीक है, और जॉन स्टुअर्ट मिल का पिता यानी जेम्स मिल, जो कि अपने आप में एक इतिहासकार भी थे और साथ ही साथ दार्शनिक, सुप्रसिद्ध दार्शनिक थे, अर्थशास्त्री थे, जेम्स मिल, जो कि जॉन स्टुअर्ट मिल के पिता थे। ठीक है, तो उसके पिता भी साथियों बेंथम के परम भक्त थे। और जब मिल पहली बार एक बालक के रूप में बेंथम से मिला, तो उसके पिता ने यानी मिल के पिता ने बेंथम से जब उनका परिचय करवाया, मिल का परिचय करवाया, तो क्या कहा कि यह बालक बड़ा होकर के आपके विचारों को आगे बढ़ाएगा। और ये भविष्यवाणी सही भी निकली साथियों, और जॉन स्टुअर्ट मिल बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत का अनुयायी बन गया। ठीक है, और इसीलिए उसने स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार किया कि मुझे उपयोगितावाद में एक धर्म, एक दर्शन और एक विश्वास मिला। ठीक है साथियों, मैं जैसा कि आपको बता चुका हूं कि मैं इस वीडियो में बहुत ज़्यादा जॉन स्टुअर्ट मिल के जीवन परिचय के बारे में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वैसे ज़्यादा बेहतर तो यही रहता कि जॉन स्टुअर्ट मिल के जीवन परिचय के बारे में अगर आप शुरुआत से समझते तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ आती हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल ये वीडियो सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित है, तो जहाँ पर मुझे ऐसा लगेगा प्रश्न की व्याख्या करनी है तो मैं निश्चित तौर पे करूंगा, लेकिन जो सेपरेट सिर्फ जॉन स्टुअर्ट मिल से संबंधित जो वीडियो होगा तो वहां पर वो सारी चीजें आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, पांचवा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी किस पुस्तक में उपयोगितावाद का संशोधित विचार प्रस्तुत किया था? तो ये वही पुस्तक है साथियों, यूटिलिटेरियनिज्म। और इसी पुस्तक में उन्होंने उपयोगितावाद का जो संशोधित विचार है, जो संशोधन उन्होंने किया था उपयोगितावाद में, वो इसी पुस्तक में प्रस्तुत किया है। थोड़ा बहुत मैं आपको उपयोगितावाद के बारे में बता देता हूं। साथियों, मिल के अनुसार कुछ सुख दूसरे सुखों से श्रेष्ठ होते हैं और इसलिए कुछ विशिष्ट प्रकार के सुखों की दूसरे सुखों की अपेक्षा इच्छा करना उचित है। ठीक है, और मिल भौतिक सुखों के साथ साथ साथियों नैतिक सुखों पर भी बल देता है। ओके, अगर मिल के अपने शब्दों में देखें तो वो ये कहते हैं कि इस तथ्य को स्वीकार करना उपयोगितावाद के सिद्धांत के अनुरूप है कि अन्य सुखों की अपेक्षा कुछ सुख अधिक वांछनीय एवं महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि अन्य वस्तुओं का मूल्यांकन करने में मात्रा के साथ साथ गुण का भी विचार किया जाता है। तो केवल मात्रा को ही सुखों के मूल्यांकन का आधार मानना निरा मूर्खता है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर देखें हम साथियों, तो मिल ने बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत में संशोधन किया, जिससे कि जो उपयोगितावाद का जो मूल दर्शन है उसमें ही एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिला हमें। प्रोफेसर आशीर्वादम ने साथियों अपने शब्दों में इसलिए लिखा भी है कि उसने यानी मिल ने बेंथम की कठोर नैतिक मान्यताओं को नम्र बना दिया, परंतु ऐसा करके उसने उपयोगितावाद को अधिक मानवीय,
परंतु साथ साथ ही कम स्थिर और कम दृढ़ बना दिया। ठीक है, तो इसलिए मिल स्वयं कहते भी हैं साथियों कि मैं वो पीटर हूं जो अपने स्वामी को स्वीकार नहीं करता। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो छठा प्रश्न है। ठीक है, किसने कहा कि मैं वो पीटर हूं जो अपने स्वामी को स्वीकार नहीं करता? तो ये मिल है। ठीक है, और मिल के द्वारा साथियों बेंथम के उपयोगितावाद में क्या क्या संशोधन किए थे ये भी आपको पता होना चाहिए, तो मैं शॉर्ट में इसको बता देता हूं आपको। साथियों, जो पहला संशोधन था वो ये था कि उन्होंने सुखों में गुणात्मक भेद बताया है, मिल ने। ठीक है, क्योंकि बेंथम सुखों में मात्रात्मक भेद मानता था, किंतु मिल ने उनमें गुणात्मक अंतर भी माना है। आप जानते हैं साथियों, बेंथम के अनुसार सब सुख समान है, इसलिए खेलने में उतना ही आनंद आता है जितना काव्य पाठ में या कविता के पाठ में। ठीक है, उन्होंने कहा भी था, क्वालिटी ऑफ प्लेजर बीइंग इक्वल, पुष्पिन इज एज गुड एज पोएट्री। लेकिन साथियों, मिल ने इसका प्रतिवाद करते हुए कहा कि सुख में केवल मात्रा का ही नहीं वरन गुण का भी भेद होता है, और इसके पक्ष में उसने ये बताने की कोशिश की कि जिन लोगों को उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय दोनों प्रकार के सुखों का अनुभव है, वे उच्च स्तरीय सुखों को निम्न स्तरीय सुखों की अपेक्षा अधिक चाहते हैं। और मिल के अनुसार साथियों, शारीरिक आनंद से बौद्धिक आनंद ज्यादा श्रेष्ठ है या उत्कृष्ट है, क्योंकि इससे मानसिक शांति मिलती है और साथ ही साथ ये अधिक स्थायी भी है और सुरक्षित भी है। इस प्रकार साथियों, मिल ने सुख को गुण की दृष्टि से उच्च तथा निम्न बतलाया है, और उन्होंने कहा कि सुसंस्कृत लोगों को जिन बातों से सुख मिलता है वह मूर्ख लोगों के सुख से उच्च है या मूढ़ लोगों के सुख से उच्च है। ओके, और उन्होंने ये भी एक महत्वपूर्ण बात कही कि यदि विद्वान असंतुष्ट है तो वह संतुष्ट मूढ़ या मूर्ख से कहीं अधिक अच्छा है। मिल के शब्दों में, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, कि एक संतुष्ट स्वर होने की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना अधिक अच्छा है, और एक संतुष्ट मूर्ख बनने की अपेक्षा कि असंतुष्ट सुकरात यानी बुद्धिमान सुकरात होना अधिक श्रेष्ठ है। और यदि उस मूर्ख या सुअर की राय इससे भिन्न है तो वह इसलिए है कि वह प्रश्न के केवल एक पहलू यानी अपने पहलू को ही देखता है। दूसरा क्या संशोधन किया साथियों मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में? उन्होंने कहा कि सुखों को मापा नहीं जा सकता, जैसा बेंथम ने कहा है कि सुखों को मापा जा सकता है, उसकी मापतोल की जा सकती है, तो यहां पर मिल ने स्पष्ट रूप से कहा कि सुखों को मापा नहीं जा सकता। सुखों में गुणात्मक अंतर बता करके साथियों मिल ने यह भी स्वीकार किया कि सुखों की नापतोल नहीं की जा सकती है। सुखों की मात्रात्मक नापतोल असंभव है, क्योंकि दो सुखों अथवा दुखों में कौन सा सुख अथवा दुख तीक्ष्ण अथवा रोचक है, इसका निर्णय उन्हीं लोगों के द्वारा किया जा सकता है जिन्होंने दोनों प्रकार के सुखों एवं दुखों का अनुभव किया है। मिल के अनुसार सुख की श्रेष्ठता या उपयोगिता को जांचने का तरीका केवल विद्वानों की सम्मति ही हो सकती है। ठीक है, यानी ज्ञानी व्यक्ति जिन्हें विभिन्न सुखों की अनुभूतियों का ज्ञान है, वही सुखों की श्रेष्ठता और उपयोगिता तथा उनकी निम्नता के संबंध में निर्णय दे सकते हैं। ओके, इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि विद्वानों के निर्णयों को ही सुखों के अच्छे बुरे होने का एकमात्र प्रमाण मानना चाहिए। तो इस प्रकार मिल बेंथम द्वारा प्रतिपादित सुख की मापतोल यानी फैलिसिफिक कैलकुलस को गलत सिद्ध करता है। ठीक है, तीसरा जो महत्वपूर्ण संशोधन था, जैसे आपने देखा कि बेंथम नैतिकता की जो अवधारणा है उसका खंडन करता है, लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल जो बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन करते हैं तो वो उपयोगिता का आधार नैतिकता को बताते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो साथियों ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, पहला क्या है कि सुखों में उन्होंने गुणात्मक भेद बतलाया मिल ने। ओके, दूसरा उन्होंने कहा कि सुखों का मापन संभव नहीं है, और तीसरा उपयोगिता का आधार नैतिकता को बताया। ओके, इसके बाद साथियों सातवां प्रश्न, हालांकि ये बेंथम से संबंधित है लेकिन ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको समाहित किया है, क्योंकि बेंथम वाले टॉपिक में ये छूट गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रश्न है कि किस विद्वान के अनुसार बेंथम का उपयोगिता का सिद्धांत भेड़ियों के समाज में भेड़ियपन को प्रतिष्ठित करेगा और संतों के समाज में संतपन को महत्व देगा? तो ये साथियों मैक्सी का कथन है, मैक्सी ने कहा था ये। ठीक है, इसके बाद साथियों आठवां प्रश्न है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने दंड के कितने प्रकार बताए हैं? ठीक है, तो साथियों इन्होंने दंड के 4 प्रकार बताए हैं: भौतिक दंड, राजनीतिक दंड, नैतिक दंड और धार्मिक दंड। ठीक है, इसके बाद 9वां प्रश्न है साथियों, मिल ने सुख के कितने प्रकार बताए? तो मिल ने साथियों सुख के 2 प्रकार बताए हैं, नैतिक या आध्यात्मिक सुख और दूसरा भौतिक सुख।
यानी इन्होंने कहा कि ये निम्नतर हैं, ठीक है, यहाँ पे हैं कर दीजिए आप, ये निम्नतर हैं जैसे पुष्पिन, ठीक है। इसके बाद साथियों 10वां प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप निश्चित तौर पर इसको तैयार करिएगा, ठीक है। ये प्रश्न क्या है साथियों, देखिए, किसने कहा या किसने लिखा कि व्यक्ति अपने ऊपर, अपनी देह और दिमाग पर संप्रभु है? ओके, तो ये लिखा था साथियों जॉन स्टुअर्ट मिल ने, जॉन स्टुअर्ट मिल ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिए। अब यहां पर साथियों हम स्वतंत्रता संबंधी उनके विचार को थोड़ा संक्षिप्त में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि उनके स्वतंत्रता का जो दार्शनिक आधार था वो क्या था। तो साथियों मिल ने स्वतंत्रता की अवधारणा का समर्थन दो प्रकार के दार्शनिक आधारों पर किया है। पहला व्यक्ति की दृष्टि और दूसरा समाज की दृष्टि से, ठीक है। साथियों मिल के अनुसार व्यक्ति का मूल उद्देश्य अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है और यह विकास स्वतंत्रता के उन्मुक्त वातावरण में ही निर्बाध गति से हो सकता है। समाज के विकास की दृष्टि से भी साथियों मिल स्वतंत्रता के पर्यावरण को अपरिहार्य मानता है और उसकी दृष्टि में समाज का विकास कुछ विशेष प्रकार के व्यक्तियों से होता है और ये व्यक्ति कला, विज्ञान, साहित्य और अन्य क्षेत्रों में नवाचार लाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। परंतु समाज का ढांचा रूढ़िवादी होता है और अधिकांश नासमझ व्यक्ति रूढ़िवादियों के छलावे में आकर सामाजिक परिवर्तन लाने वाले महान व्यक्तियों के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं और इससे समाज की सहज उन्नति का मार्ग अवरुद्ध होता है। इसलिए समाज के उन्नयन एवं विकास के लिए आवश्यक है कि उसके समस्त घटकों को स्वतंत्रता प्रदान की जाए, ठीक है। तो अगर शॉर्ट में हम समझने की कोशिश करें तो मिल ने जोरदार शब्दों में यह घोषणा करने की कोशिश की है कि स्वतंत्रता व्यक्ति और समाज दोनों के विकास के लिए अपरिहार्य है, यानी जिसका त्याग नहीं किया जा सकता, जो बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके अतिरिक्त साथियों उन्होंने स्वतंत्रता के लक्षण जो बताए, तो मिल ने स्वतंत्रता के दो लक्षण बतलाए। पहला व्यक्ति स्वयं अपना स्वामी है, अर्थात व्यक्ति अपने ऊपर सर्वोच्च सत्ता रखता है। और साथियों मिल के अनुसार व्यक्ति अपने शरीर तथा मस्तिष्क का स्वामी है और इसलिए उसे अपने से संबंधित प्रत्येक कार्य में पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मिल के अनुसार व्यक्ति अपने शरीर तथा मस्तिष्क का स्वामी है और इसलिए उसे अपने से संबंधित प्रत्येक कार्य में पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए और इस क्षेत्र में समाज को व्यक्ति के आचरण पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो उसे स्व से संबंधित समस्त कार्य करने की तब तक पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए जब तक वो दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता है, ठीक है। और व्यक्ति को सीमा तक अपनी छड़ी घुमाने की स्वतंत्रता है जिस सीमा तक वह दूसरे व्यक्ति की नाक से या सिर से न टकराए। और स्वतंत्रता का दूसरा लक्षण है अपनी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता और ऐसी स्वतंत्रता को नियंत्रित किया जा सकता है, वो ये कहते हैं। यानी वो क्या कहना चाहते हैं कि जो स्व से संबंधित कार्य होते हैं जिनका असर या प्रभाव सिर्फ अपने ही ऊपर पड़ता है, तो इस तरह के कार्य को करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, ठीक है। उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। लेकिन एक परिस्थिति इस प्रकार की है जब उसके इस कार्य पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, तो कब लगाया जा सकता है, ठीक है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि जैसे यदि कोई व्यक्ति ऐसे पुल से गुजर रहा है जिसके टूट जाने का डर है, ठीक है, तो उसे ऐसे पुल पर जाने से रोका जा सकता है क्योंकि नदी में गिरने की किसी भी व्यक्ति की इच्छा नहीं हो सकती है, ओके। उसकी इच्छा तो पुल पार करने की है, किंतु इसका नियंत्रण करना इसलिए उचित है कि उसकी इससे भी बड़ी जीवित रहने की जो इच्छा उसको संरक्षण मिलता है। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि वैसे जो स्व से संबंधित कार्य हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके लिए पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। लेकिन किस स्थिति में आप हस्तक्षेप कर सकते हैं कि जब उससे उसको कोई हानि हो रही हो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में उसको बचाने के लिए वहां पर उसको संरक्षण देने के लिए उसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है। अब मिल ने साथियों स्वतंत्रता के कितने प्रकार बताए हैं, तो मिल ने दो प्रकार बताए हैं। पहला है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरा है कार्य करने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो कार्य करने की स्वतंत्रता को भी मिल ने साथियों दो भागों में बांटा है, एक स्व संबंधी और एक पर संबंधी, ठीक है। तो साथियों स्वतंत्रता के प्रकार मिल ने दो भागों में इनको बांटा है, ठीक है। तो इसको मैं बाद में आपको समझाता हूं, उससे पहले और प्रश्नों को मैं डिस्कस कर लेता हूं। 11वां जो प्रश्न है, किसके अनुसार मिल ने अपने जीवन का आरंभ उपयोगिता के रूप में तथा अंत समाजवादी के रूप में किया है? ये अच्छा प्रश्न है साथियों।
तो ये एबस्टीन का कथन है, ये एबस्टीन का कथन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, तो अब यहां पे आप ये समझने की कोशिश करें, जॉन स्टुअर्ट मिल ने संपत्ति के अधिकार के संबंध में एक भिन्नता का विचार प्रस्तुत किया है। ठीक है, और ये एक अलग बात भी है कि बेंथम राज्य को कानूनी रूप से उच्च संस्था मानने तथा समाज कल्याण में राज्य के कार्यों एवं हस्तक्षेप का समर्थन करने के बाद भी व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार को महत्व देता है, और इसके अतिरिक्त आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन नहीं करता बेंथम। लेकिन अगर हम मिल की बात करें तो मिल इसके विपरीत साथियों व्यक्ति की स्वतंत्रता का महान पोषक और राज्य के सीमित कार्यों का समर्थक होने के बाद भी संपत्ति के अधिकार को सीमित करना चाहता है और आर्थिक क्षेत्र में मजदूरों, बच्चों एवं स्त्रियों के कल्याण के लिए आवश्यक कानून, संरक्षण एवं राज्य के हस्तक्षेप को जरूरी मानता है। ठीक है, तो व्यक्तिवादी होते हुए भी यहां मिल साथियों गरीब एवं शोषित वर्ग के हित में राज्य के आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप और नियंत्रण के अधिकार का समाजवादियों के समान समर्थन करता है। इसलिए एबस्टीन ने लिखा है कि मिल ने अपने जीवन का प्रारंभ उपयोगितावाद के रूप में तथा अंत समाजवादी के रूप में किया। इसके बाद मिल ने स्वतंत्रता को कितने भागों में बांटा है, तो 2 भागों में। पहला है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा कार्य करने की स्वतंत्रता। ठीक है, और कार्य करने की स्वतंत्रता को भी 2 भागों में बांटा है, स्वसंबंधी कार्य और पर संबंधी कार्य। ठीक है, ठीक है, और यहीं पे मिल ने अपना हानि सिद्धांत दिया, हानि सिद्धांत। ठीक है, प्रश्न भी आ सकता है कि किस विचारक ने हानि सिद्धांत दिया, जॉन स्टुअर्ट मिल ने, तो इसको मैं अभी आपको बताऊंगा। ओके, इसके बाद साथियों अब यहां पर एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न आया है, 13वां प्रश्न, किस विद्वान ने यह अभिमत व्यक्त किया कि विचार अभिव्यक्ति को रोकने का विलक्षण दोष यह है कि ऐसा करना मानव जाति की आने वाली तथा वर्तमान नस्लों को लूटना है, तो ये J.S. मिल ने कहा था। इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने आपको बताया था ना कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के 2 प्रकार बताए, पहला विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, तो यहीं पे ये प्रश्न है कि किस विचारक ने यह विचार व्यक्त किया कि कोई भी समाज जिसमें सनकीपन, मजाक एवं तिरस्कार का विषय न हो वो पूर्ण समाज नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहां पे इसका आंसर संभवतः, चलो कोई बात नहीं लिखा है, तो इसका आंसर है जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, अब मैं थोड़ा इसको आपको बताने की कोशिश करता हूं, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को। साथियों मिल के अनुसार मानव समाज की उन्नति और प्रगति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। ओके, मिल का विश्वास है साथियों कि बौद्धिक तथा वैचारिक स्वतंत्रता न केवल उस समाज के लिए हितकर है जो स्वीकृति देता है, बल्कि उस व्यक्ति के लिए भी हितकर है जो उसका उपभोग करता है। समाज और राज्य को कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि वह व्यक्ति की वैचारिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए। अगर मिल के मत को हम समझने की कोशिश करें था साथियों, मिल का यह मत है साथियों कि यदि संपूर्ण समाज एक ओर हो और यदि एक व्यक्ति अकेला दूसरी ओर हो तो भी उस व्यक्ति को विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और मिल के शब्दों में, यदि एक व्यक्ति को छोड़कर संपूर्ण मानव जाति का मत एक हो तो भी मानव जाति को उस एक व्यक्ति को बलपूर्वक चुप कराने का कोई अधिकार नहीं है। जैसा कि यदि उस व्यक्ति के पास शक्ति होती तो उसे मानव जाति को चुप कराने का अधिकार नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रकार विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और कुछ तर्क भी वो इस स्वतंत्रता के संबंध में प्रस्तुत करते हैं। जैसे वो कहते हैं कि सत्य के दमन का भाई, यानी मिल के अनुसार विचारों पर प्रतिबंध लगाने का अर्थ क्या होगा कि हम सत्य पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, और सत्य पर प्रतिबंध लगाने का अर्थ है कि समाज की उपयोगिता का दमन करना है। और वो ये कहना चाहते हैं वस्तुतः प्रत्येक विचार या मत में कुछ न कुछ सत्य का अंश विद्यमान रहता है। दूसरा वो कहते हैं कि सत्य के विभिन्न पहलू होते हैं, सत्य का विराट रूप है और उसके विविध पक्ष हैं। सत्य की खोज में मनुष्य की स्थिति अंधों जैसी है, हम सच्चाई के समग्र रूप का दर्शन नहीं कर पाते हैं, किंतु अपने अनुभव के आधार पर आंशिक सत्य को ही पूर्ण समझने का आग्रह करते हैं। सत्य के पूर्ण एवं वास्तविक रूप को समझने के लिए उसे विविध दृष्टिकोणों से समझना आवश्यक है और इसके लिए व्यक्ति को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। तीसरा वो कहते हैं वादे वादे जायते तत्वबोधः, यानी वाद विवाद एवं विचार विमर्श द्वारा सत्य की खोज की जा सकती है और विचार विमर्श, तर्क वितर्क एवं वाद विवाद से विचारों का स्पष्टीकरण होता है, विश्वास सुदृढ़ होता है और बुद्धि अनुप्राणित होती है एवं सत्य की झलक मिलती है। इसके अतिरिक्त वो कहते हैं कि समाज के उत्थान के लिए
यानी मिल के अनुसार सामान्य तो समाज परंपरावादी एवं रूढ़िवादी होता है, वह नए विचार सुनना पसंद नहीं करता, जबकि समाज सुधारक समाज में प्रचलित रूढ़िवादी विचारों, रीति रिवाजों और परंपराओं को बदल देना चाहते हैं, और ये परिवर्तन मात्र विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से ही आ सकता है। पांचवा कहते हैं कि उच्च स्तर के नैतिक चरित्र का इससे विकास होता है, यानी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से उच्च स्तर के नैतिक चरित्र का जन्म एवं विकास होता है, और सार्वजनिक प्रश्नों पर उन्मुक्त चर्चा होने से एवं राजनीतिक निर्णयों में जन समुदाय का हाथ होने से लोगों में उनके प्रति नैतिक विश्वास की भावना जागृत होती है। और इसके अतिरिक्त वो कहते हैं कि इतिहास द्वारा समर्थन, यानी मिल का कहना है कि इतिहास भी स्वतंत्रता के पक्ष में अपना समर्थन प्रदान करता है। साथियों, मिल सुकरात, ईसा मसीह और मार्टिन लूथर का उदाहरण देकर अपने तर्क की पुष्टि करता है। और मिल के शब्दों में साथियों, मानव जाति को बार बार ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि किसी जमाने में यूनान में सुकरात नाम का एक व्यक्ति हुआ था, जिसके विचार समाज में अधिकांश व्यक्तियों के विचारों से अलग थे, और समाज के ठेकेदारों ने सुकरात को उसके भिन्न विचारों के कारण विषपान का दंड दिया था, जबकि सच्चाई यह है कि उन व्यक्तियों के विचार गलत और सुकरात के विचार सही थे। तो मिल ने धारा प्रभाव भाषा में इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि मानव जाति को बार बार ये याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि यरूशलेम में जीसस क्राइस्ट को समाज ने सूली पर चढ़ा दिया था, क्योंकि वह समाज द्वारा मान्य विचारों के विरुद्ध विचार व्यक्त करता था, परंतु इतिहास साक्षी है कि उस व्यक्ति यानी जीसस के विचार उसे सूली पर चढ़ाने वाले लोगों के विचारों से अच्छे थे। तो इसलिए साथियों, मिल ने आग्रह किया कि विचार अभिव्यक्ति को रोकने का एक विलक्षण दोष यह है कि ऐसा करना मानव जाति की आने वाली तथा वर्तमान नस्लों को लूटना है। और कई बार समाज कुछ नवीन एवं विलक्षण विचार रखने वाले मनुष्यों को झक्की या सनकी समझता है और उनके विचारों एवं व्यक्तित्व का तिरस्कार एवं अपमान करता है। लेकिन मिल कहते हैं कि जबकि सत्य तो यह है कि हर मौलिक चिंतक, समाज सुधारक पहले जो नई बात कहता है उसे सुनकर समाज चौंकता ही है, और हर चिंतक एवं समाज सुधारक को पहले सनकी एवं खपती समझा जाता है, परंतु सत्य यह है कि इन्हीं सनकियों एवं खपतियों ने मानव जाति के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इसलिए मिल कहता है कि इन तथाकथित सनकियों को भी उनके विचार व्यक्त करने दो। ठीक है, तो इसीलिए मिल अपने शब्दों में क्या कहते हैं कि कोई भी समाज जिसमें सनकीपन, मजाक एवं तिरस्कार का विषय न हो, वो पूर्ण समाज नहीं हो सकता। अब साथियों, हम थोड़ा शॉर्ट में मिल के स्वतंत्रता का जो दूसरा प्रकार है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे, कार्य करने की स्वतंत्रता। ठीक है साथियों, मिल के अनुसार स्वतंत्रता का दूसरा पक्ष कार्यों की स्वतंत्रता है, और मिल के शब्दों में विचारों की स्वतंत्रता अपूर्ण है यदि उन विचारों को क्रियान्वित करने की स्वतंत्रता न हो। और वो कहते हैं साथियों कि स्वतंत्र कार्य के अभाव में स्वतंत्र चिंतन वैसा ही है कि पक्षी उड़ना तो चाहता है पर पंख नहीं है। ठीक है, तो विचारणीय मुद्दा यह है कि जिस तरह विचारों की स्वतंत्रता पर कोई अंकुश नहीं होना चाहिए, उसी तरह क्या कार्यों की स्वतंत्रता पर भी कोई बंधन नहीं होना चाहिए? क्या व्यक्ति के कार्यों पर शासन और समाज का कोई बंधन नहीं होना चाहिए? तो इन प्रश्नों का उत्तर खोजने की दृष्टि से मिल ने कार्यगत स्वतंत्रता के दो रूप बताए हैं। पहला स्वसंबंधी कार्य और दूसरा पर संबंधी कार्य। तो साथियों, जो स्वसंबंधी कार्य हैं तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति के वे कार्य हैं जिनसे अन्य व्यक्ति प्रभावित नहीं होते। इन कार्यों का सीधा संबंध व्यक्ति के नितांत जो व्यक्तिगत कार्य है उनसे होता है, जैसे सिगरेट पीना, पान खाना, कपड़े पहनना, शराब पीना, जुआ खेलना आदि। और वो कहते हैं कि वह सिगरेट पिए या पान खाए, शाकाहारी हो या मांसाहारी, आलू खाए या प्याज, इससे समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वसंबंधी ऐसे नितांत निजी कार्यों को व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए और इनमें राज्य को कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। और मिल की ये मान्यता है साथियों कि जब तक कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिसका प्रभाव केवल उसी पर पड़ता है, दूसरों पर नहीं, तब तक राज्य को उसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ऐसा होने से व्यक्ति अपनी जो प्राकृतिक क्षमता है उसका सर्वोच्च विकास कर सकता है और अपने सुख और कल्याण की अभिवृद्धि कर सकता है। लेकिन मिल के अनुसार पर संबंधी कार्य व्यक्ति के वे कार्य होते हैं जिनसे समाज तथा अन्य व्यक्ति प्रभावित होते हैं, और ऐसे कार्यों में राज्य के द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें साथियों, जैसे शांति भंग करना, चोरी करना, सार्वजनिक स्थानों को गंदा करना आदि हमारे ऐसे कार्य हैं जिनका प्रभाव समाज के दूसरे व्यक्तियों पर पड़ता है। इसलिए दूसरों पर प्रभाव डालने वाले कार्यों के संबंध में व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो निश्चयी व्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है, किंतु दूसरों की स्वतंत्रता का बलिदान करके उसको वो स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। एक व्यक्ति को अपने घर में मदिरापान
यानी शराब पीने की स्वतंत्रता है, किंतु यदि वो व्यक्ति शराब पी करके सड़क पर हुड़दंग मचाता है, पड़ोसियों की नींद हराम करता है, ठीक है, तो उसे इस कार्य के लिए छूट या खुली छूट नहीं दी जा सकती है। ठीक है, तो साथियों, मिल की स्वतंत्रता की जो सीमाएं हैं या व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप की जो कुछ सीमाएं हैं वो क्या हैं? मिल व्यक्ति की स्वतंत्रता का वैसे तो महानतम पुजारी था, परंतु कुछ परिस्थितियों में मिल साथियों स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने में भी नहीं हिचकता है। ठीक है, तो जिन परिस्थितियों का उल्लेख करते हैं जिसमें कि स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए, तो वो ये कहते हैं कि यदि व्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग से दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता के खतरे में पड़ने की संभावना हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इस संदर्भ में वो एक उदाहरण देकर समझाते हैं। वो ये कहते हैं कि गाड़ी चलाने के जो लाइसेंस है, इसके उदाहरण से ही आप जैसे समझ लीजिए कि वह एक अनाड़ी चालक की स्वतंत्रता द्वारा सड़क पर चलने वालों को मृत्यु का ग्रास नहीं बनाना चाहता है। तो इसी प्रकार चोर डकैतों को भी स्वतंत्रता से वंचित करना चाहिए मिल के अनुसार, क्योंकि उनके कार्य समाज के अन्य नागरिकों की स्वतंत्रता में बाधक होते हैं। दूसरा, मिल के अनुसार जब समाज अथवा राज्य की सुरक्षा संकट में हो तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए राज्य पर बाह्य आक्रमण के समय सभी नागरिकों से अनिवार्य सैनिक सेवाओं की आशा की जा सकती है। तीसरा, जब किसी व्यक्ति द्वारा अपनी स्वतंत्रता का ऐसा दुरुपयोग हो जिससे उसके सामाजिक कर्तव्य के पालन में रुकावट आने की संभावना हो। जैसे उदाहरण के लिए मिल वैसे तो मदिरापान को स्वसंबंधी कार्य मानता है, लेकिन पुलिस के सिपाही को ड्यूटी पर शराब पीने की स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता, क्योंकि उसको ये आशंका है कि शराब पिया हुआ जो व्यक्ति है यानी जो सिपाही है वो शांति स्थापित करने के बजाय शांति भंग करने के कार्य करेगा। चौथा, वे व्यक्तिगत कार्य जिनके द्वारा व्यक्ति अपना पूर्ण अहित करता है तो राज्य के द्वारा रोका जा सकता है, जैसे आत्महत्या करना। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति नदी पार करने के लिए एक ऐसे पुल से होकर जाना चाहता है जो टूटने की स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति में उसे उस पुल से होकर जाने से रोका जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति नदी पार तो करना चाहता है परंतु नदी में गिरना नहीं चाहता। तो इसलिए उसकी पहली इच्छा नदी पार करने की अपेक्षा दूसरी जो इच्छा है नदी में न गिरने की, तो वो ज़्यादा अधिक है। इसलिए जो कमतर इच्छा की जो पूर्ति है उसके निमित्त सकारात्मक हस्तक्षेप किया जा सकता है। इसके बाद है साथियों, जे.एस. मिल किस प्रकार की शासन प्रणाली का समर्थक था? तो प्रतिनिधि शासन प्रणाली, ये इंपॉर्टेंट है। प्रतिनिधि शासन प्रणाली साथियों, मिल प्रतिनिधि शासन प्रणाली का ही समर्थक क्यों है? क्योंकि वो कहते हैं साथियों कि लोकतंत्र एक सर्वोत्तम शासन प्रणाली होने के बाद भी मानवीय विकृतियों के कारण कई कमजोरियों का शिकार हो सकती है, जिससे लोकतंत्र में कई जो कमियां हैं वो उभरने लगती हैं और इन कमियों को दूर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर हम मिल के शब्दों में समझने की कोशिश करें तो वो कहते हैं कि मनुष्य द्वारा बनाई हुई अन्य सभी वस्तुओं की भांति लोकतंत्र को अच्छा भी बनाया जा सकता है और बुरा भी। तो फिर क्यों ना लोकतंत्र को और अधिक अच्छा बनाया जाए? और मिल का यह भी कहना था कि वर्तमान में राज्यों का आकार बहुत बड़ा होता जा रहा है और जनसंख्या भी बढ़ रही है, इसलिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था केवल प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में ही कायम रह सकती है। इसलिए लोकतंत्र पर लिखी कृति को उसने प्रतिनिधि शासन, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नाम दिया। और मिल के अनुसार साथियों, प्रतिनिधि शासन वह व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण जन समुदाय या उसका अधिकांश भाग अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अंतिम नियंत्रण शक्ति का प्रयोग करता है। इसके बाद साथियों 16वां प्रश्न है, मिल ने प्रतिनिधि सरकार के कौन से दो गुण बताए हैं? पहला है सहभागिता और दूसरा है सक्षमता। 18वां प्रश्न है साथियों, किस विचारक के अनुसार मिल एक खोखली स्वाधीनता तथा काल्पनिक व्यक्ति का प्रतिपादन करने वाला पैगंबर था? तो ये कहा था बारकर ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, अब इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद साथियों 19वां प्रश्न है, मिल के अनुसार प्रतिनिधि सभा यानी संसद को किस रूप में कार्य करना चाहिए? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो शिकायत समिति यानी एक कमेटी ऑफ ग्रीवेंसेज और सम्मति सभा यानी एक कांग्रेस ऑफ ओपिनियन के रूप में कार्य करना चाहिए, ऐसा मिल का कहना है। तो मिल के अनुसार संसद को शिकायत समिति और सम्मति सभा के रूप में कार्य करना चाहिए, जिसका तात्पर्य है कि संसद में प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व हो ताकि प्रत्येक वर्ग की सम्मति व हितों की सुरक्षा की जा सके। साथियों, आपको एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी होगी कि मिल प्रतिनिधि सभा को द्विसदनात्मक बनाना चाहता था। द्विसदनात्मक, ठीक है, जैसे बेंथम एक सदनात्मक बनाना चाहते थे, लेकिन
बेंथम लॉर्ड सभा का विरोध करते हैं। लॉर्ड सभा जो दूसरा सदन है, ठीक है, यानी वो एक सदनात्मक बनाना चाहते थे, लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल प्रतिनिधि सभा को द्विसदनात्मक बनाना चाहते थे। और उसके मत में साथियों, उच्च सदन निम्न सदन की निरंकुशता को हल्का करने के लिए जरूरी है और वह दोनों सदनों में प्रतिनिधित्व का भिन्न आधार रखना चाहता था। उसकी मान्यता है कि यदि एक सदन साधारण लोगों का प्रतिनिधि सदन हो तो दूसरा सदन राजनीतिज्ञों और ऐसे व्यक्तियों का सदन हो जिन्होंने प्रशासकीय और राजनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किया हो, ठीक है। और एक चीज और है, वो कानून निर्माण का कार्य नहीं सौंपते हैं प्रतिनिधि सभा को। आप ध्यान रखें, जॉन स्टुअर्ट मिल प्रतिनिधि सभा को कानून निर्माण या शासकीय कार्य नहीं सौंपते हैं। उनका यह कहना है साथियों कि प्रतिनिधि सभा का कार्य सिर्फ शासन का नियंत्रण तथा निरीक्षण होना चाहिए। ध्यान रखें, कानून बनाने की बात नहीं की। देखिए, कानून बनाने के लिए तो क्या कहते हैं, देखिए, एक संहिताकरण यानी एक विधि आयोग की बात करते हैं जिसका काम होगा कानून बनाना, ठीक है। यानी क्या कहते हैं वो, मिल के अनुसार प्रतिनिधि जो सभा है उसका कार्य शासन करना नहीं है, क्योंकि शासन करने की उसमें योग्यता नहीं है, और उसका प्रमुख कार्य सरकार का निरीक्षण और नियंत्रण करना है। क्योंकि साथियों, मिल के अनुसार जो प्रतिनिधि सभा है वो विधि निर्माण की योग्यता नहीं रखती, इसलिए विधि निर्माण का कार्य एक विशिष्ट आयोग को करना चाहिए जिसके सदस्य लोक सेवा से संबंधित व्यक्ति होने चाहिए। और उनका ये कहना है साथियों कि विधि आयोग के द्वारा निर्मित जो विधियां हैं उनको पारित करने का कार्य प्रतिनिधि सभा यानी संसद को करना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना हो कि जॉन स्टुअर्ट मिल प्रतिनिधि सभा का कार्य क्या बताते हैं, शासन का नियंत्रण और निरीक्षण, और कानून बनाने का कार्य किसे सौंपते हैं, विधि आयोग को। वो कहते हैं कि विधि आयोग के द्वारा निर्मित विधियों को पारित करने का कार्य प्रतिनिधि सभा को करना चाहिए यानी संसद को करना चाहिए। यानी पहले विधि आयोग के द्वारा विधि निर्मित की जाएगी तो उस विधि को पारित करने का काम कौन करेगी, प्रतिनिधि सभा करेगी, ठीक है। तो ये अच्छा प्रश्न है, 20वां प्रश्न। मिल विधि निर्माण का कार्य किसे सौंपता है, तो संहिताकरण आयोग को यानी विधि आयोग को, कॉडिफिकेशन कमीशन को, ठीक है। अब 21वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। मिल ने किस प्रकार की निर्वाचन प्रणाली का समर्थन किया, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है। साथियों, मिल लोकतंत्र में बहुमत की निरंकुशता को लेकर बहुत अधिक चिंतित था और उनका कहना था कि बहुमत की सरकार अल्पमत की उपेक्षा कर सकती है, इसलिए जनता को बहुमत की निरंकुशता से बचाने और अल्पमत को शासन में प्रतिनिधित्व देने की वो आवश्यकता पर बल देते हैं, ठीक है। अब मिल का विचार था कि बहुमत के निरंकुशवाद को समाप्त करने के लिए निर्वाचन प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए और एक सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्र के स्थान पर बहु सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाएं और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन कराए जाएं, ठीक है। इसके बाद साथियों 22वां प्रश्न है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। विधायिका में बुद्धि का निम्न श्रेणी का होना तथा उस जन समुदाय में बुद्धि की कमी होना जो विधायिका का नियंत्रण करती है किसी भी समाज के लिए खतरा, ये किसने कहा, तो ये जीएस मिल ने कहा था। साथियों, आपको पता होना चाहिए, मिल ने मतदाता के लिए शैक्षणिक और संपत्ति संबंधी योग्यताएं तय की हैं। मिल साथियों लोकतंत्र की इस कमजोरी से भी चिंतित था कि इसमें विधायिका के अधिकांश निर्वाचित सदस्य अशिक्षित, अनपढ़ और राष्ट्रीय समस्याओं से अनभिज्ञ होते हैं, और इसीलिए मिल कहते हैं कि विधायिका में बुद्धि का निम्न श्रेणी का होना तथा उस जनसमुदाय में बुद्धि की कमी होना जो विधायिका का नियंत्रण करती है किसी भी समाज के लिए खतरा है। साथियों, उसकी दृष्टि में लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि जनता शिक्षित, बुद्धिमान तथा राजनीतिक दृष्टि से पूर्णतया जागरूक हो। इसलिए साथियों, जॉन स्टुअर्ट मिल निरक्षर और अज्ञानी व्यक्तियों को मताधिकार प्रदान करने के पक्ष में नहीं था। केवल वयस्क हो जाने से ही कोई मत देने का अधिकारी नहीं हो सकता, ये मिल का विचार था, और इसलिए मिल लिखना, पढ़ना और गणित का सामान्य ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को ही मताधिकार प्रदान करना चाहता था, ठीक है। तो इसीलिए जो नेक्स्ट प्रश्न है, ये वाला जो 24वां प्रश्न है, पहले 23वां जो प्रश्न है, मिल किसे मताधिकार प्रदान करने के पक्ष में नहीं था, तो निरक्षर और अज्ञानी व्यक्तियों को, और किसे मताधिकार प्रदान करने के पक्ष में था, तो जो पढ़े लिखे हैं और गणित का सामान्य ज्ञान रखते हैं, ठीक है। इसके बाद साथियों जो 24वां प्रश्न है, ये मत किसने अभिव्यक्त किया कि मैं इस बात को पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूं कि जो व्यक्ति पढ़ने लिखने में और गणित के सामान्य सवाल निकालने में समर्थ नहीं है उसे मतदान में भाग लेने दिया जाए, तो ये जीएस मिल ने कहा था, ठीक है। तो मिल तो यहां तक कहता है साथियों कि उचित तो ये होगा कि लिखने, पढ़ने और साधारण गणितीय ज्ञान के अतिरिक्त मतदाता को भूगोल, इतिहास और राजनीति का भी थोड़ा बहुत ज्ञान अवश्य होना चाहिए, ठीक है।
इसके बाद साथियों 25वां प्रश्न है, जीएस मिल किस प्रकार की मतदान प्रणाली का समर्थक था? तो खुली मतदान प्रणाली। जैसे साथियों बेंथम गुप्त मतदान प्रणाली का समर्थक था, लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल खुली मतदान प्रणाली का। अब यहाँ पे जैसा कि आप समझ पाए होंगे साथियों कि बेंथम एक सदनात्मक जो विधायिका है उसका समर्थक था, ठीक है, लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल द्विसदनात्मक, ठीक है, यानी लॉर्ड सभा को बनाए रखना चाहता था मिल, बेंथम उसको खत्म करना चाहता था, ठीक है। इसके बाद साथियों 26वां जो प्रश्न है, लोकतंत्र की कमियों को दूर करने के लिए मिल ने मतदान की कौन सी अवधारणा प्रस्तुत की है? तो यह है बहुल मतदान, प्लूरल वोटिंग, ठीक है। साथियों मिल को लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी बुराई नजर आती थी कि शिक्षित एवं अशिक्षित, निर्धन एवं धनी, सामान्य एवं विशिष्ट योग्यता वाले सभी व्यक्तियों को इसमें एक समान माना जाता है, और इसका मतलब है ऐसा शासन स्थापित करना जो सबसे कम शिक्षित लोगों का तथा हाथ से काम करने वाले श्रमिकों का शासन होगा, क्योंकि उनकी संख्या अधिक है। तो संख्या के आधार पर मत के अधिकार को वह लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा दोष मानता था, इसे वह झूठा लोकतंत्र कहता था, जबकि सच्चे लोकतंत्र में सब व्यक्तियों के मत बराबर नहीं, ये मिल कहना चाहते हैं, किंतु उनके योग्यता के आधार पर होते हैं, ये मिल का कहना था। और लोकतंत्र की इसी कमजोरी को दूर करने के लिए मिल ने बहुल मतदान यानी प्लूरल वोटिंग की अवधारणा प्रस्तुत की। उसके अनुसार मूर्ख और अशिक्षित व्यक्तियों की तुलना में शिक्षित और बुद्धिमान व्यक्तियों को अधिक यानी बहुल मतदान में मत का अधिकार होना चाहिए। और मिल तो साथियों यहाँ तक कहते हैं कि जिसके पास अधिक संपत्ति उसे भी बहुल मत का अधिकार होना चाहिए। तो बहुल मतदान आप समझ ही गए होंगे, जो शिक्षित पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, तो उनके मत का मूल्य अधिक होना चाहिए। जैसे एक कुशल श्रमिक को एक अतिरिक्त मत, फोरमैन को 2 अतिरिक्त मत, लेखक, कलाकार, विश्वविद्यालय स्नातकों को 5 मत। जैसे बेंथम का तो क्या था ना साथियों कि एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, जो आज के हमारे लोकतंत्र में भी विद्यमान है ना, कि एक व्यक्ति एक वोट एक मोल का सिद्धांत है ना आज सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के तहत, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल का सिद्धांत, ठीक है। इसके बाद साथियों ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, अब ये तो मैं खैर आपको बता ही चुका हूं। इसके बाद साथियों 27वां प्रश्न है, किस विद्वान ने बहुल मतदान प्रणाली की अवधारणा प्रस्तुत की? तो ये जीएस मिल है। 28वां प्रश्न, किसने मिल को एक विरक्त अनिच्छुक प्रजातांत्रिक का, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेपर ने कहा था, ठीक है, वेपर ने कहा था। इसके बाद साथियों 29वां प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न भी, किसी सभ्य समुदाय के किसी सदस्य पर अधिकृत रूप में शक्ति का उपयोग करने का एकमात्र उद्देश्य अन्य को नुकसान पहुंचाने से रोकना है, कौन इस बात से सहमत थे? तो जीएस मिल, ठीक है। इसके बाद 30वां प्रश्न है, किसका अभिमत था कि स्वतंत्रता को खतरा सरकार से नहीं बल्कि बहुमत के अत्याचार से है? ये मिल का कथन है, ठीक है। 31वां प्रश्न है, किस विचारक ने महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया था? तो मिल ने किया था। 32वां प्रश्न है, कौन विचारक सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का विरोधी है? तो मिल, ठीक है, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का विरोधी है मिल, ठीक है। 33वां प्रश्न है, किसने इस वक्तव्य को स्थापित किया? राज्य को व्यक्ति के आत्मसम्मानीय कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, तो ये जीएस मिल का वक्तव्य है। 34वां प्रश्न, जॉन स्टुअर्ट मिल ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का सिद्धांत प्रतिष्ठित किया नैतिकता के आधार पर, ठीक है। बेंथम ने इसका खंडन किया था, लेकिन इसने उपयोगिता का जो सिद्धांत है नैतिकता के आधार पर प्रतिष्ठित किया है। 35वां प्रश्न, खैर ये तो आपको पता ही है, ठीक है, एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा असंतुष्ट मानव होना अधिक श्रेष्ठ है, एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना अधिक श्रेष्ठ है, ये जीएस मिल का कथन है। 36वां प्रश्न है, मानवीय कार्य को आत्म संबंधी एवं अन्य यानी पर संबंधी के रूप में किसने वर्गीकृत किया? मैं आपको बता चुका हूं, जीएस मिल ने। 37वां प्रश्न है, किसने इस प्रकार का उपहास किया था कि पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कविता? साथियों वैसे ही तो बेंथम ने कहा था कि पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कविता, ठीक है, तो इसका उपहास किसने बनाया था? जीएस मिल ने, ठीक है। 38वां प्रश्न है, उपयोगितावाद के जीएस मिल के संशोधित संस्करण का मानवीकरण करने में उसकी सहायता की थी श्रीमती हैरियट टेलर, जो उनकी पत्नी थी। 39वां प्रश्न है, किसने राज्य को नैतिक लक्ष्य से युक्त एक नैतिक संस्था बनाया? ये जीएस मिल ने। 40वां प्रश्न है, कौन एक सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से एक था? तो जीएस मिल। 41वां प्रश्न है, राजकीय सहायता व्यक्ति के आत्मविश्वास के भाव को नष्ट कर देती है, यह उसके उत्तरदायित्व को दुर्बल बनाती है और चरित्र के विचार को कुंठित कर देती है, ये किसका कथन है? ये जीएस मिल का कथन है। 42वां प्रश्न है, किसका कथन है कि आदर्श की दृष्टि से वही शासन सर्वोत्तम है जिसमें संप्रभुता संपूर्ण समाज में केंद्रित हो?
तो ये मिल का कथन है। ठीक है, तो साथियों मिल नकारात्मक स्वतंत्रता का पक्षधर है, यानी प्रतिबंधों का अभाव। तो इसीलिए वो कहते भी हैं व्यक्ति अपने मन व शरीर का स्वामी है, यानी कुछ भी करने को स्वतंत्र है। ओके, और मिल का एक कथन और भी है, खाने व कपड़े के बाद स्वतंत्रता मानव प्रकृति की आवश्यकता है। ओके साथियों, कुछ और प्रश्न भी हैं, आप उनको सुनकर ही नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ऑन लिबर्टी जो पुस्तक है उसमें मिल ने लिखा है कि सार्वजनिक स्वतंत्रता को तानाशाही शासन की बजाय लोकतंत्र में ज़्यादा खतरा है, क्योंकि स्वशासन आते ही लोग अपनी स्वतंत्रता के प्रति शिथिल हो जाते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त साथियों विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर विचार प्रकट करते हुए मिल ने क्या कहा है, मिल स्वतंत्रता को साधन नहीं बल्कि साध्य मानता है। और मिल ने क्या कहा है, स्वतंत्रता को खतरा सरकार से नहीं बल्कि बहुमत के अत्याचार से। तो इसलिए उन्होंने आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली का भी समर्थन किया था। ठीक है, तो ये कथन आपको ध्यान रखना होगा, किसने कहा, स्वतंत्रता को खतरा सरकार से नहीं बल्कि बहुमत के अत्याचार से। और एक बात आपको और ध्यान रखनी चाहिए साथियों कि जॉन स्टुअर्ट मिल बेंथम के एक व्यक्ति एक मत एक मोल का जो सिद्धांत है उसको नकारता है और बहुल मतदान का समर्थन करता है। ठीक है, जहां वो शिक्षित व संपत्तिशाली व्यक्ति को औरों से ज़्यादा वोट देने का अधिकार की बात करता है। ठीक है, और अंत में साथियों मिल प्रथम व्यक्तिवादी तथा अंतिम उपयोगितावादी था। हालांकि साथियों वो शुरू में नकारात्मक उदारवादी था, यानी व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप को गलत मानता था, पर जीवन के अंतिम दौर में सकारात्मक उदारवादी हो गया था, यानी राज्य के युक्ति संगत हस्तक्षेप का समर्थन करने लगा था। पर फिर भी उसने साथियों सामंतवाद की आलोचना की, न कि पूंजीवाद पर नियंत्रण की वकालत उसने की थी। तो इसलिए कहा जाता है कि यूके के फेवियनवादी मिल के समष्टिवाद यानी हल्का फुल्का राज्य नियंत्रण से प्रेरित है, न कि मार्क्सवाद के साम्यवाद से। मिल जीवन के अंतिम वर्षों में नकारात्मक उदारवाद से समाजवाद की ओर झुक गया है, और अपनी ऑटोबायोग्राफी में वो खुद लिखता भी है, पहले मैं लोकतंत्र समर्थक था, बिल्कुल भी समाजवादी नहीं था, अब मैं पहले की अपेक्षा कम लोकतंत्री तथा ज़्यादा समाजवादी हूँ। तो साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जॉन स्टुअर्ट मिल से संबंधित, आप इनको जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।